हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक के इतिहास का पाठ 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम आज इनके जो पाठ के अंदर के और बाहर के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? इसका आंसर है 1797 में। दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो इसका आंसर है राष्ट्र राज्य का उदय। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? सबके लिए वयस्क मताधिकार, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है इसमें वो इसका आंसर है। चौथा है, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस 1815, मतलब तो इसका पहला ऑप्शन सही है। वियना कांग्रेस 1815 में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसमें पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित हैं? तो कौन है इनमें से 1815 की वियना संधि से संबंधित? तो ऑप्शन नंबर 2, ड्यूक मेटरनिख 1815 की वियना संधि से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है इसमें, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ये था वियना संधि। ठीक है, वियना संधि के अंदर क्या किया गया था? नेपोलियन युद्धों के दौरान, मतलब नेपोलियन ने जो युद्ध किए थे उनके दौरान उसने जिन जिन मतलब कार्यों को किया या कोई योजना लागू की, तो उन योजनाओं को या कार्यों को ख़त्म कर दिया गया था वियना संधि के अंदर। क्वेश्चन 7 है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। तो इस संधि ने क्या किया था? यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वोल्फर्टोन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्याय। अब 1 अंक वाले प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में 1 अंक के ही आते हैं। प्रश्न 1 है इसमें, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। प्रश्न 2, अर्न्स्ट रेनन कौन था? उत्तर, फ्रांसीसी दार्शनिक। प्रश्न 3, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? उत्तर, जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। प्रश्न 4, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
उत्तर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। प्रश्न 5, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न 6, जुल वेर्न क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? उत्तर, एक जर्मन शुल्क संघ। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के शुल्क अवरोध को समाप्त किया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। प्रश्न 4, प्रश्न 7, मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला है यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। प्रश्न 8, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? उत्तर है इसका राष्ट्र राज्य का उदय। प्रश्न 9, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता था? उत्तर, स्लाव। प्रश्न 10, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? उत्तर, 1815। प्रश्न 11, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? उत्तर, ड्यूक मेटरनिक। प्रश्न 12, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? उत्तर, वियना संधि। प्रश्न 13, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? उत्तर, मेटरनिक। प्रश्न 14, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? उत्तर, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। तो बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। प्रश्न 15 है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, वोल्फ-टॉन। प्रश्न 16 है, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? उत्तर, न्याय। अब है लघु या दीर्घ प्रश्न। ये 3 से 5 के बीच आते हैं ऐसे प्रश्न। प्रश्न 1, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? उत्तर, पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। पहला, नए राष्ट्रीय चिन्ह। दूसरा, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा, राष्ट्रीय भाषा। और चौथा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। प्रश्न 2 है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। उत्तर, नेपोलियन की संहिता। पहला पॉइंट है ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था से सुधार। दूसरा पॉइंट है शहरी क्षेत्र में सुधार। तीसरा पॉइंट है व्यापार में सुधार। प्रश्न 3, यूरोप के राष्ट्र के विचार के विनिर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर, पहला, कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने
राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। दूसरा, लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य। तीसरा, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल। चौथा, भाषा। प्रश्न 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, आरंभ, विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना। दूसरा, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। तीसरा, वियना कांग्रेस। चौथा, एकीकरण में बाधाएं। पांचवा, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकरण जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। प्रश्न 5, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थीं? उत्तर, एकीकरण की प्रक्रिया। 1832 काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण, मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तृतीय चरण, 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली पर नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण, वेनेसिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय। एकीकरण में बाधाएं। पहली बाधा थी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी और दूसरी, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। तीसरी, पोप का शासन। चौथी, वियना कांग्रेस। पांचवी, अनुदारवादी शासक। प्रश्न 6, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? उत्तर, यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसमें पहला पॉइंट है, पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। दूसरा पॉइंट, 1688 में राजतंत्र में संसद द्वारा ताकत छीने जाना। तीसरा पॉइंट, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। चौथा, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। पांचवा, नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा। छठा, राष्ट्र के प्रतीक, झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। प्रश्न 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? उत्तर, यूरोप पर प्रभाव। पहला, राष्ट्र राज्यों का उदय। दूसरा, लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा। तीसरा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल। चौथा, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। पांचवा, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। प्रश्न 8, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। उत्तर, फ्रांस पर प्रभाव। पहला प्रभाव था लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। दूसरा, कल्याणकारी कार्य। तीसरा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव। चौथा, नवीन कानून संहिता का लागू। पांचवा, नेशनल असेंबली का गठन। छठा, आर्थिक एकीकरण। सातवां,
कानून के समक्ष बराबरी। 8वां, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित। पहला, मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। तीसरा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चौथा, संस्कृति व भाषा की भूमिका। 5वां, जन विद्रोह। प्रश्न 9, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। दूसरा, संपत्ति के अधिकार की बहाली। तीसरा, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। चौथा, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार। 5वां, मानक नाप तोल के पैमाने चलाए गए। 6, यूरोप राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। प्रश्न 10, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। जीवन जीने की समान शैली। पहला पॉइंट, भूस्वामित्व। दूसरा पॉइंट, कूटनीतिक भाषा। तीसरा पॉइंट, आपस में वैवाहिक संबंध। चौथा, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। प्रश्न 11, 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना। दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया गया। तीसरा पॉइंट, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। चौथा पॉइंट, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। 5वां पॉइंट, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। प्रश्न 12 है, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। उत्तर, पहला है इसमें कानून के समक्ष समानता। दूसरा, वयस्क मताधिकार के समक्ष में पक्ष नहीं। तीसरा, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर। प्रश्न 11 तक तो मतलब 3 से 5 थे, अब थोड़े बड़े प्रश्न आने लग गए तो इनके कुछ ज़्यादा अंक आएंगे। तो हम प्रश्न 13, 12 भी थोड़ा बड़ा था, इम्पोर्टेंट है वो। प्रश्न 13, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। उत्तर, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय। दूसरा पॉइंट है श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय। तीसरा पॉइंट, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। प्रश्न 14, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। उत्तर, स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना। पहला पॉइंट है समाचार पत्रों का प्रकाशन। दूसरा पॉइंट है मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। प्रश्न 15 है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। उत्तर, जनता पर अत्याचार। दूसरा, निरंकुश शासन व्यवस्था। तीसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार। चौथा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। 5वां, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। प्रश्न 16 है, 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट वस्तुओं का प्रवाह। दूसरा, पूंजी का प्रवाह। तीसरा, लोगों का प्रवाह।
प्रश्न 17 फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? उत्तर, पितृभक्ति और नागरिक के विचार। दूसरा, नए राष्ट्रीय चिन्ह। तीसरा, केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा, राष्ट्रीय भाषा। पांचवा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। प्रश्न 18 नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। उत्तर, पहला, नेपोलियन की संहिता। दूसरा, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में सुधार। चौथा, व्यापार में सुधार। प्रश्न 19 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करो। उत्तर, जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। दूसरा, संपत्ति के अधिकार की बहाली। तीसरा, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति। चौथा, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार। प्रश्न 20 यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताओ। उत्तर, पहला, जीवन जीने की समान शैली। दूसरा, भूस्वामित्व। तीसरा, कूटनीतिक भाषा। चौथा, आपस में वैवाहिक संबंध। प्रश्न 21 यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्पित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? उत्तर, पहला है कानून के समक्ष समानता। दूसरा, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं। तीसरा, वे बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर थे। प्रश्न 22 1815 की वियना संधि में उद्देश्य बताइए। उत्तर, पहला है उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। दूसरा है दक्षिण में जेनेवा को पिडमांड के साथ मिला दिया। तीसरा, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। चौथा, पूर्व में राष्ट्र को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही 10th क्लास की प्रत्येक सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम NCERT की जो आपको वीडियो पानी है तो कमेंट कीजिए। आपको कौन से पार्ट की वीडियो पानी है वो भी आप डाल सकते हैं। कौन सी विषय की पानी है वो डाल दीजिए। थैंक यू।